आपूर्ति का क्षेत्र, इससे पहले हमने देखा था आपूर्ति का अर्थ, सप्लाई का मीनिंग देखा था और विशेषताएं देखी थी इसके लास्ट वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं आपूर्ति का क्षेत्र, क्या एरिया रहेगा, कहाँ तक इसको कवर किया जा सकता है, सप्लाई कहाँ तक मानी जाएगी, उसकी कुछ बेसिक कंडीशन है, वो कंडीशनें फुलफिल होती हैं तो वो आपूर्ति में आएगी, अदरवाइज़ वो आपूर्ति में शामिल नहीं किया जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं हम इस पे मापदंड के क्या क्या तत्व हो सकते हैं जिनके बेस पर हम इसे, मापदंड या तत्व क्या हो सकते हैं जिनके बेस पर हमें, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकता है या तो मापदंड बताइए या तत्व बताइए। तो देखिए दोनों का मीनिंग एक ही है, आपूर्ति केवल माल और सेवा दोनों के संबंध में ही हो सकती है। पहली कंडीशन, आपूर्ति किसके लिए कहलाएगी, आपूर्ति तभी कहलाएगी जब गुड्स और सर्विस दोनों होंगी। अगर गुड्स और सर्विस में से एक भी चीज़ नहीं है तो फिर उस कंडीशन में वो क्या नहीं कहलाएगी, आपकी आपूर्ति नहीं कहलाएगी। माल, यहाँ पर देखते हैं आपूर्ति के लिए, अब दोनों की डेफिनेशन समझना जरूरी है कि माल किसे का है और सेवा किसे का है। तो यहाँ देखिए माल की डेफिनेशन में हमने माल में किसे माना है तो किसी भी तरह की चल व अचल संपत्ति, परंतु अभियोग योग्य दावे या आपकी प्रतिभूतियां या मुद्रा में जो नापी जा सकती हैं ऐसी को छोड़कर सभी को किस में लिया गया है, गुड्स की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। इसी तरह से सेवा, तो देखिए सेवा में किसे शामिल किया गया है, तो सेवा में यहां दिया है कि माल, प्रतिभूतियां और आपका मुद्रा, जिसे नगद में मापा जा सकता है, जैसे नगद, जैसे चलन में जो मुद्रा है उसको छोड़कर, इनको छोड़कर जो भी चीज़ हमारे पास बचती हैं, जिस भी तरह से आप एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में प्रतिफल देते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी सेवा कहलाएगी। ठीक है, जहाँ ना तो माल आया, जहाँ ना तो प्रतिभूति आई और जहाँ ना मुद्रा आई। ठीक है, बट उसका भुगतान किस में होता है, प्रतिफल कैश में होता है या अदर मोड में होता है, तो वो किस में कहलाएगी, आपकी सर्विस। जैसे एक कटिंग करने वाला है, बार्बर, वो अगर किसी व्यक्ति की कटिंग करता है तो उसने क्या दी है, उसे सेवा दी है और उसके बदले में क्या लिया उसने, प्रतिफल। ये क्या कहलाएगी, आपकी सप्लाई की डेफिनेशन में आ सकती है। इसी तरह से डॉक्टर, इसी तरह से लॉयर अपनी सर्विस देता है तो वो इस कैटेगरी में शामिल की जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास माल व सेवा की आपूर्ति प्रतिफल के बदले की जाए। जो भी चीज़ आपने दी है, माल और सेवा का जो सप्लाई किया गया उसके बदले में क्या आना चाहिए, आपके पास प्रतिफल आना चाहिए। अगर आपके पास प्रतिफल नहीं आता है तो वो विदाउट प्रतिफल अगर आप किसी को कोई देते हैं तो वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती है। जैसे मिस्टर एक्स, उन्होंने अपनी यहाँ कंपनी के जो कंप्यूटर थे उन कंप्यूटर को किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिना प्रतिफल के क्या दे दिया, बिना प्रतिफल के उन्होंने वो कंप्यूटर उस संस्था को दे दिए, तो ऐसी सप्लाई क्या कहलाएगी, विदाउट प्रतिफल है तो वो क्या नहीं मानेगा, आपूर्ति की कैटेगरी में नहीं आएगी। पहला दिया है अंडर सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो उसमें ये नहीं आते। तो पहला, व्यवसायिक संपत्तियों को स्थायी रूप से हस्तांतरण, जैसे जस्ट अभी मैंने आपको बताया कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को बिना प्रतिफल के किसी संस्था को, ट्रस्ट को दे देता है तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगी, सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आएगी। संबंधित व्यक्ति या भिन्न व्यक्ति के मध्य आपूर्ति, अगर आप संबंधित व्यक्ति का मीनिंग समझ लेते हैं, वैसे भिन्न व्यक्ति का मीनिंग समझ लेते हैं, इनमें अगर किसी भी तरह से आप गुड्स की सप्लाई करते हैं तो अंडर सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग इसे सप्लाई नहीं माना गया है। तो देखिए इसमें दिया व्यक्ति में किसे शामिल किया, तो कोई भी व्यक्ति, कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, इंडिविजुअल पर्सन एटसेट्रा, उनके लिए दिया है। संबंधित व्यक्ति कौन होगा, तो संबंधित व्यक्ति में यहाँ दिया है किसी कंपनी के अंदर 2 पार्टनर हैं, उनसे रिलेटेड, आपका किसी कंपनी से ट्रांजैक्शन है उससे रिलेटेड, आप कंपनी के एम्प्लॉई हैं तो वो उससे संबंधित व्यक्ति कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से परिवार के कोई मेंबर उसमें हैं तो वो भी संबंधित व्यक्ति कहलाएगा, उससे जो एम्प्लॉई है या पार्टनर है उसके परिवार का जो भी मेंबर है वो भी इसमें संबंधित व्यक्ति की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह से किसी तरह से ट्रांजैक्शन करते हैं आप किसी कंपनी से, परमानेंट लॉन्ग पीरियड से कर रहे हैं तो वो भी संबंधित व्यक्ति की कैटेगरी में आएगा। भिन्न व्यक्ति किसे कहा है, तो भिन्न व्यक्ति क्या, जो अन्य जगह पर है, दूसरी जगह पर है, उन्हें किस में माना गया है, यहाँ पे भिन्न व्यक्ति में शामिल किया गया है। भिन्न व्यक्ति कौन हो सकते हैं, जैसे एजेंट हो गए, उनसे ट्रांजैक्शन अगर है तो वो आपूर्ति की कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है। नियोक्ता और कर्मचारी के मध्य माल और सेवा की आपूर्ति,
यहाँ पर एक और दिया है, अगर अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1C के अकॉर्डिंग ये दे रखा है कि अगर कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को किसी भी तरह की सर्विस या गुड्स प्रोवाइड करता है तो वो गुड्स की डेफिनेशन, वो आपूर्ति की कंडीशन में नहीं आती, सप्लाई नहीं मानी जाएगी, आपूर्ति नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि यहाँ पर एक रूल दे रखा है कि अगर करता है तो वो आपूर्ति में आ सकता है, बट उसके लिए एक बाउंडेशन दे दी यहाँ पर। अगर 50,000 से कम की सर्विस या गुड्स अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है तो वो गुड्स की सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी अपने कर्मचारियों को 48,000 रुपये का एक स्कूटर गिफ्ट में देती है, तो ऐसी कंडीशन में 50,000 से कम है तो वो कंपनी के लिए क्या नहीं मानी जाएगी? सप्लाई नहीं मानी जाएगी और उसके टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगी। बट अगर ये 55,000 का स्कूटर प्रोवाइड करती है कंपनी, तो यहाँ पर 55,000 रुपये किस में आ जाएंगे? आपकी सप्लाई की कैटेगरी में आ जाएंगे और ये सप्लाई मानी जाएगी ये ट्रांजैक्शन, और इसे टर्नओवर में शामिल करेंगे। भिन्न व्यक्ति किसे कहा है? तो देखिए यहाँ पर भिन्न व्यक्ति में हमने पहले भी बताने की कोशिश की। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए, अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग अगर एक ही राज्य में आपके एक से ज़्यादा व्यापार के स्थान है और सब जगह से ट्रांजैक्शन हो रही है, आपको अलग अलग जगह रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी एक ही जगह की, जैसे कोटा में आपका एक बिजनेस है, जयपुर में आपका बिजनेस है, सब जगह अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो जयपुर से कोटा में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए? भिन्न व्यक्ति हो गए। बट है तो कौन? संस्था तो है क्या? एक, इसीलिए इसे सप्लाई नहीं माना गया है, भिन्न व्यक्ति में करना। सेकंड दिया अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, एक से अधिक राज्यों में आपके पास क्या हो? व्यापार हो। जैसे आपका राजस्थान में भी 2-3 जगह है, आपका MP में है, आपका UP में है, और सब जगह आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो गया, अलग अलग जगह अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तो यहाँ पर हर जगह आपका क्या कहलाएगा? आपकी एक कंपनी, बट अलग अलग जगह के लिए वो क्या कहलाएगी? भिन्न पर्सन कहलाएगी, भिन्न व्यक्ति कहलाएगी। तो यहाँ पर भिन्न व्यक्ति की डेफिनेशन इस तरह से दी, जैसे हमारा MP में, UP में, उत्तर प्रदेश, आप ले लीजिए महाराष्ट्र में, पंजाब में, 4 जगह आपका बिजनेस है, चारों जगह बड़ा टर्नओवर चल रहा है, चारों जगह रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। जो मिनिमम अमाउंट है उससे ज़्यादा आपने टर्नओवर दे दिया तो आपको क्या करना पड़ गया? रजिस्ट्रेशन करवाना। और चारों जगह अलग अलग है, तो यहाँ पर एक दूसरे से, जैसे महाराष्ट्र और कोटा में ट्रांजेक्शन हुई तो ये भिन्न व्यक्ति हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इनका क्या अलग अलग है। बट है तो कौन? यहाँ क्या मानी जाएगी? ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी। आगे देखिए, याद दे रखा है प्रधान और एजेंट के मध्य माल की आपूर्ति। अब देखिए, प्रधान और एजेंट के मध्य माल की आपूर्ति, अगर आप कंपनी के व्यक्ति हैं, आपके तरफ से कोई भी व्यक्ति अगर एजेंट के रूप में कार्य करता है और वो उसको सेल करता है, तो उस कंडीशन में वो क्या मानी जाएगी? आपकी आपूर्ति मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे जयपुर का XY लिमिटेड ने अजमेर के अंदर जेड को एजेंट बना रखा है और उसने कुछ माल सप्लाई करने के लिए ABC लिमिटेड से माल परचेज करके डायरेक्ट किसको दिया? अपने एजेंट को सप्लाई किया, तो ये क्या मानी जाएगी? आपूर्ति मानी जाएगी और आपूर्ति की कैटेगरी में आएगी। यहां लेते हैं नेक्स्ट दे रखा है संबंधित व्यक्ति अथवा अपने अन्य प्रतिष्ठानों की सेवाओं का आयात करना। संबंधित व्यक्ति जस्ट हमने बात किया था, उसमें अगर आप एक दूसरे से लेते हैं तो वहाँ आपूर्ति मानी जाएगी। सपोज अगर आपकी एक ब्रांच कहाँ पर है? मुंबई में है और दूसरी आपकी कोटा में है, दोनों जगह आप CA का वर्क करते हैं। यहाँ की ब्रांच ने मुंबई वाली ब्रांच से कोई सजेशन मांगा और उसने उसको सजेशन दिया और उसने उसके बेस पर अपनी किसी क्लाइंट की रिटर्न भरी और वो उस कार्य को करता है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये किस में मानी जाएगी? सप्लाई मानी जाएगी आपकी अन्य प्रतिष्ठानों के साथ। नेक्स्ट है आपूर्ति व्यवसाय के दौरान और व्यवसाय की वृद्धि के लिए होनी चाहिए। अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A के अकॉर्डिंग
जो भी आप सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई तभी मानी जाएगी जब उससे व्यवसाय की क्या होती है, वृद्धि होती हो। अगर उससे व्यवसाय की वृद्धि नहीं होती है तो वो सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आएगी। वहाँ पर दिया है कि हमेशा ऐसी ही आपूर्ति मानी जाती है जो व्यवसाय की वृद्धि के लिए हो। सपोज मिस्टर एक्स ने एक स्कूटर खरीदा और 2 महीने बाद उसने उस स्कूटर को बेच दिया, तो यहाँ पर इसके व्यवसाय से इसका रिलेशन नहीं है, क्योंकि उसका व्यवसाय नहीं है स्कूटर को खरीदना और बेचना। तो यहाँ उसने जो सेल किया है ये व्यवसाय की वृद्धि के लिए नहीं है, सो ये किस में नहीं आएगा, सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आएगा। आपूर्ति कर योग्य व्यक्ति के द्वारा की जानी चाहिए। जिस व्यक्ति से आपने गुड्स परचेज किया है, रिसीव किया है, वो व्यक्ति रजिस्टर्ड व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, जिसका पंजीयन हो, जिसका टर्नओवर एक लिमिट से ज़्यादा हो, तो यहाँ पर वो ध्यान रखना। बट अगर उसका एक टर्नओवर एक लिमिट से ज़्यादा नहीं है और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल नहीं है, तो वो भी किस में आ जाएगी, आपूर्ति की कैटेगरी में मानी जाएगी। नेक्स्ट है अधिनियम के तहत क्या होनी चाहिए, कर योग्य होनी चाहिए। ऐसी माल और सेवा की जानी चाहिए जो कि अधिनियम के तहत कर योग्य हो। ऐसे गुड्स नहीं होने चाहिए जो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते हैं या इस अधिनियम के अंतर्गत गुड्स की डेफिनेशन में तो आते हैं बट टैक्सेबल नहीं है। जैसे अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम पदार्थ हो गए आपके और शराब हो गई, इनको अभी भी किस में नहीं लिया है, जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं किया है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन हमारे किस में नहीं आएंगे, सप्लाई की कैटेगरी में नहीं माने जाएंगे, सप्लाई नहीं मानी जाएगी। कर योग्य क्षेत्र में आपूर्ति करने के लिए आपूर्ति मानी जाना। आप अगर आपकी जो सप्लाई करेंगे वो ओनली फॉर टैक्सेबल एरिया में ही होनी चाहिए, ऐसी जगह जहां पर आपका जीएसटी रूल चलता हो। जिस जगह जीएसटी का क्षेत्र ही नहीं है और आप उस क्षेत्र में आप सप्लाई करते हैं, आपके इंडिया के अंदर तो जीएसटी चलता है, बट आप जैसे जापान में ट्रांसफ़र करते हैं या अमेरिका में आप गुड्स ट्रांसफ़र करते हैं, तो अमेरिका और जापान दोनों जगह जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पर कोई दूसरा एक्ट चलता है। तो ऐसे में आप अगर वहाँ से ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो किस कैटेगरी में नहीं आएगी, आपकी सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आएगी। सप्लाई में आने के लिए ज़रूरी है कि दोनों जगह आपका क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्षेत्र में आने के लिए दोनों जगह वो जीएसटी रूल लगता हो। अगर जो जीएसटी रूल नहीं लगता है तो वहाँ पर क्या नहीं आएगी, गुड्स की डेफिनेशन सप्लाई की कैटेगरी में उसे शामिल नहीं करेंगे। तो ये हुआ हमारे पास आपूर्ति का क्षेत्र, स्कोप क्या रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड आगे ही और बात करेंगे, किस किस तरह से आपका रिवर्स चार्ज होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वगैरह पर, मिक्स सप्लाई पर एटसेट्रा। तो अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और इसमें और भी ज़्यादा वीडियो चाहते हैं आप और देखना चाहते हैं, पसंद आता है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।